सो हवा को छोड़ मियाँ मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ा कज़ल का लूटे है, कज़ा कज़ल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। उन्होंने कहा कि बड़ी ठुमरियाँ मत गाना जो जट और मत ताल में है, छोटी ठुमरी गाओ, दादरा और चैती, झूला। वो लग्गी बिल्कुल अलग होती थी उनकी। लग्गी मतलब एकदम वैसी लग्गी नहीं जैसे अमूमन बजती है ठुमरी में, बिल्कुल 3 ताल मध्य लय वाली लग्गी, जिसमें ठहराव रहता है। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गायकों के लिए, जो मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि कहाँ आवाज़ को सॉफ्ट होना है, कहाँ फोर्सफुल होना है। मतलब पूरे सांस का काम है ना, कहाँ आपको ब्रेथ को कंट्रोल करना है, कहाँ यू हैव टू थ्रो। ठुमरी तो मतलब लोकगीत ही तो हैं यूपी के, जिनको क्रिस्टलाइज करके रिफाइंड वो पोशाक है ठुमरी। मैं जंगल छोड़कर तुझको कभी जाने नहीं दूंगी, ये तू चाहे ना चाहे तुझको इसमें कैद कर लूंगी। मैं जंगल छोड़कर तुझको कभी जाने नहीं दूंगी। ये पुराने उर्दू मुशायरे की तर्ज है और हबीब साहब की, मतलब पुराने मुशायरों में ये गाई जाती थी, ट्रेडिशनल है, तो उसी को इसमें जोड़ दिया। आज आपका परिचय हम नगीन तनवीर से करा रहे हैं। इनकी जीवन यात्रा बहुत ही रोचक रही है, आपको भी सुनकर आनंद आएगा। नगीन, कहाँ से शुरुआत करें? वहाँ से जब आपने पहले होश संभाला, कुछ बताएंगे इस बारे में? मैंने पहले होश संभाला जब मैं 5-6 बरस की थी, और हमारी छोटी सी छत्तीसगढ़ी मंडली थी। दैट वाज 1970। तो 1970 में हमारे वो पेटी वादक आए थे, देवीलाल नाग, अमरदास, वो आए थे, और 8-10 लोग थे। हम किराए के मकान में रहते थे करोल बाग। ऊपर ये लोग बरसाती में रहते थे, वहीं खाना पकाते थे और वहीं नहाते धोते थे। तो ये द वेरी फर्स्ट ये याद है मुझे। और फिर माय फादर बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वी शिफ्टेड टू साउथ एवेन्यू। ओके। तब मैं 8 बरस की थी। तो 95 साउथ एवेन्यू, 3 मूर्ति में, वहाँ गांधी दर्शन एक जगह होती थी रिंग रोड पर। अच्छा। जब राजीव गांधी संस्था ऐसे कुछ बन गई है, वहाँ रिहर्सल होते थे, एम्फी थिएटर था वहाँ गांव का नाम ससुराल, मोर नाव दामाद, उस ड्रामे की रिहर्सल होते थे। और बहुत सारे वहाँ ड्रामे किए, तो वहाँ रात भर रिहर्सल होता था, 1-2 बजे रात तक भी होता था। और दैट वाज 1973। फिदाबाई मालाबाई तब आई थी। दे वर द फर्स्ट वुमेन हु केम इनटू नया थिएटर। उनकी तो गायकी और भी औरतें आई थी, सुशीला, जानकी, फूलूबाई, पूरा हुजूम आया था औरतों का 1973 में, ये याद है। अच्छा। और आसपास माँ बाबा कैसे इस चीज़ को आगे ले जाते थे, कैसे संभालते थे? क्योंकि बाबा स्क्रिप्टिंग भी खुद करते थे, संगीत भी ज़्यादातर अपने आप करते थे। नहीं, वो डिपेंड करता था प्ले के ऊपर कि प्ले की क्या डिमांड है। तो कुछ फोक सॉन्ग्स को हूबहू पेश किया, जैसे गांव का नाम ससुराल में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत, कहाँ पे क्या फिट करना है। असल में गांव का नाम ससुराल 3 नाचा गम्मत कहते थे, उनको मिला के वो बना है ड्रामा। और बीच में जो ब्रिज का काम हुआ ना, सीमेंटिंग का, वो गाने से और 3 कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए। तो एक परिवार जैसा था, खानदान जैसे खानदान में प्यार भी होता है, झगड़े भी होते हैं, और आपसी मेल मिलाप, लाइक अ बिग जॉइंट फैमिली। तो 4-5 बर्तन होंगे तो आपस में टकराएंगे,
तो वैसे ही यहाँ भी था, वर्क एंड फन टुगेदर, दोनों का बैलेंस, एंड इट वाज एन एक्सीलेंट बैलेंस। और पहली बार लोक कलाकारों को शहरी स्टेज पे पेश करना, हबीब साहब पहले शख्स थे जिन्होंने ये किया, एंड ही वाज नॉट इजीली एक्सेप्टेड। उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो नगीन, ये जो फोक आर्टिस्ट थे ये तो नाचा करते थे, और हबीब साहब बाबा उनको छत्तीसगढ़ से दिल्ली लेके आए कंटेम्प्रेरी थिएटर के लिए। सो उसमें का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि इनके लिए तो ये एक नया टेरेन था, नया परिवेश था। कैसे हैंडल हुआ? क्या चैलेंजेस थे? कैसे उसको रिजॉल्व किया गया? हबीब साहब ने इन एक्टरों को राजनांदगांव और रायपुर के स्टेज पे देखा, नाचा, फोक थिएटर को कहते हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ देखा, और उन्होंने ये पाया कि ये लोग गा भी अच्छा लेते हैं, नाच भी लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, एंड एक्सीलेंट इम्प्रोवाइजर्स। तो हमारे भारतीय कला में चाहे आप संगीत को ले लें, नृत्य को ले लें या नाटक को ले लें, इम्प्रोवाइजेशन रूट पे है भारतीय कला में। बिल्कुल। तो ये देखा, और 1958 में उनसे कहा कि तुम लोग दिल्ली चलोगे, और खट से उन्होंने कहा हाँ 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 बाबा जी हम चलेंगे चलेंगे। और वो एक प्रोफेशनल थिएटर क्रिएट करना चाह रहे थे दिल्ली में। तो पहले हिंदुस्तानी थिएटर में थे, फिर हिंदुस्तानी थिएटर उन्होंने छोड़ दिया, इंग्लिस्तान थे, 1 साल के लिए गए थे स्कॉलरशिप पे, लेकिन 3 साल रह गए। तो फिर आए इनको 6 लोगों को लेके, और बेगम जैदी साहिबा से कहा कि ये हैं एक्टर। उन्होंने कहा एक्टरों को तो गोरा चिट्टा होना चाहिए, ये क्या तुम अभी काले कलूटों को ले आए हो। और उन्होंने कहा आप ही इनका फन तो देखिए, इनकी कला तो देखिए, टैलेंट देखिए, इनका हुनर देखिए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आ रहे हैं। पहला चैलेंज तो ये था, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आ रहे हैं तो वो क्या सोचेंगे। तो हबीब साहब ने क्या सोचेंगे, उनका हुनर देखेंगे, तारीफ करेंगे। तो बेगम जैदी ने कहा शी वॉज अ वेरी डायनेमिक वुमन, उन्होंने कहा क्या समझते हो हबीब, वो तो तारीफ ही करेंगे, वो तो बहुत तहजीब वाले इंसान हैं। तो खैर, तो उसमें बेगम जैदी और हबीब तनवीर में अनबन हो गई। तो उन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर छोड़ दिया। इन द मीन टाइम, बिफोर ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, अम्मा को नौकरी मिल गई थी हिंदुस्तानी थिएटर में, और उन्होंने एक ड्रामा किया बेगम जैदी के साथ हिंदुस्तानी थिएटर में। अब क्या हुआ कि इनको तो मालूम नहीं था सिस्टम बेगम जैदी का। एक ड्रामा किया, एक डायरेक्टर, साल में एक डायरेक्टर एक ड्रामा, आउट, नेक्स्ट डायरेक्टर नेक्स्ट प्ले, दूसरे साल तीसरे साल थर्ड डायरेक्टर। ये अब ये सिस्टम मालूम नहीं था। वो क्या समझी हमको निकाल दिया, और हबीब तनवीर को ले आए। लेकिन उसमें वंडरफुल बात ये हुई कि जब मोनिका मिश्रा ने इनको देखा तो दोनों ने सन 59 में नया थिएटर शुरू किया, एक गराज में कनॉट प्लेस में। और नया थिएटर नाम हमारी अम्मा ने ही दिया थिएटर को। और फिर उनको हिंदी में वो सिखाते थे, हिंदी में सिखाते थे डायलॉग हबीब साहब। तो वो एक्टर बहुत क्राइम फील करते थे, उनसे बनता ही नहीं था। तो उनको समझ में नहीं आया ये गड़बड़ कहाँ हो रही है। बहुत महीनों के बाद, महीनों या मेरे ख्याल से 1-2 सालों के बाद, सालों में उनको ये एहसास हुआ कि वहाँ तो मैं देखता था फोक थिएटर में, नाचा में बेबाक होके कर रहे हैं एक्टिंग, यहाँ क्राइम फील कर रहे हैं, तो क्यों ना छत्तीसगढ़ी में बुलवाऊँ। ऐसा एक आइडिया आया, एक थॉट आया, ख्याल, और बुलवाया। तो फिर वो बहुत बेधड़क से, विदाउट इनिबिशन उन्होंने एक्टिंग शुरू की। तो फिर उन्होंने वो पकड़ ली वो बात कि ये यही है, यही मैं गलती कर रहा था। और फिर इसी तरह से 1973 में गांव का नाम ससुराल बना।
अच्छा, मुझे याद है, क्योंकि मुझे तो छत्तीसगढ़ी आती नहीं, लेकिन जब मैंने नया थिएटर की प्रोडक्शंस कुछ देखी तो ऐसा लगा नहीं कि लैंग्वेज कोई बैरियर बन रहा है, क्योंकि एक्टर्स इतने पावरफुल थे, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका वॉइस थ्रू, है ना, ऐसे करके बहुत से प्लेस आते गए, होते गए। दूसरी चीज़, जैसे नाट्य शास्त्र में नाटक को माना गया है कि तीनों विधाएं लेके ही चलते हैं। ये काम तो हबीब जी के काम में दिखा। इसके बारे में भी कुछ बताइएगा हमें। ये असल में नाट्य शास्त्र का अध्ययन तो उन्होंने किया नहीं था, तो उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ा, तर्जुमा, और उन्होंने ये पाया हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में उन्होंने ये देखा कि जो फोक थिएटर है उसमें ये तीनों चीज़ें हैं ही मौजूद, मतलब संगीत, नृत्य और नाट्य कला, तीनों। इसके बगैर भारतीय नाट्य धर्म अधूरा है। चाहे आप महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे बंगाल चले जाइए, चाहे राजस्थान चले जाइए, और उड़ीसा के एक क्षेत्र है गंजाम, साउथ उड़ीसा, वहाँ प्रहलाद नाटक होता था और कई ग्रुप्स थे प्रहलाद नाटक करने वाले, लेकिन रघुनाथ सतपथी का वॉज द बेस्ट ट्रूप। और छोटा बच्चा 9-10 साल का वो प्रहलाद बनता था। You could not make out where the folk end and the classicism starts. You couldn't make out. 30 मंजीरे बजते थे काली दो में, and what voices, the उड़िया voices, और कॉम्प्लिकेटेड लयकारी। और वो जो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप पहनते थे स्कर्ट्स लुक लाइक द कथकली स्कर्ट्स। कथकली में इट इज रिफाइंड, ये रफ था, बट वो ऐसे पिरुएटिंग, ऐसे गोल गोल घूम घूम के सीढ़ियाँ चढ़ता था प्रहलाद और सीढ़ियाँ उतरता था। मजाल है कि एक स्टेप भी स्लिप हो जाओ ताल में। अरे वाह। ये देखा उन्होंने फोक थिएटर उड़ीसा में, साउथ उड़ीसा, बॉर्डरिंग ऑन आंध्रा, गंजाम साउथ उड़ीसा में है। फिर उन्होंने, उससे पहले उन्होंने राजस्थान में, क्योंकि चरणदास जो राजस्थानी लोक कथा है सच्चाई की बिसात, विजयदान देथा की लिखी हुई, वहाँ फोक आर्टिस्टों के साथ काम किया। भोपा भोपी कहलाते हैं राजस्थान में। उन्होंने देखा कि दे डोंट अंडरस्टैंड सटायर, व्यंग नहीं समझते, व्यंग वहाँ के राजस्थानी। फिर हरियाणा में भी वर्कशॉप की 1976 में राई में, और वहाँ 1 महीने की वर्कशॉप की। तो हरियाणा टूर हमने किया चरणदास चोर लेके, तो 2 लोक नाट्य हरियाणवी स्वांग जो है स्टाइल, हरियाणा का फोक थिएटर स्वांग कहते, वहाँ भी एक से एक गाने वाले, और लहंगे ऊंचे पहनते लड़के, जनाना रोल करते हैं, जनाना रोल करते, खूब ऊंची छलांग लगाते हैं। तो शाही लक्कड़हारा, जानी चोर, ये 2 ड्रामे थे, इनको छत्तीसगढ़ी में भी किया। और पूरा हरियाणा, रेवाड़ी, अंबाला और करनाल, बहुत एक्सटेंसिव टूर किया। वहाँ भी उन्होंने पाया कि सटायर नहीं समझते। फिर उन्होंने तय किया कि मुझे छत्तीसगढ़ियों के साथ ही काम करना है, इसलिए कि ये सटायर समझते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर है, व्यंग है, जो मैं चाहता हूँ ये निकाल पाएंगे, दे विल बी एबल टू टेक आउट दी बेस्ट। तो इसलिए उनके साथ उन्होंने काम शुरू किया। और बहुत मुश्किल था, दिल्ली में तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे फोक आर्टिस्टों को, इसलिए कि इफ आई मे यूज द वर्ड, द दिल्ली इन दोज डेज वेरी स्नॉबिश अबाउट गाँव वालास। तो वो सब था चक्कर, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी हबीब साहब ने। वो लगे रहे दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन। आई हैव नेवर सीन अ मोर डिटर्मिन्ड मैन। और लगे रहे, और हम लोग खाली हॉल में करते थे ड्रामे। प्यारेलाल भवन एक है, गांधी मेमोरियल हॉल, ITO के पास।
10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 30 लोग आ रहे हैं। हमारी अम्मा कह रही अभी कोई नहीं आ रहा। तो वो कहते थे मैं अपना ही प्रोडक्शन देख रहा हूँ, कभी आइल में कभी बालकनी में बैठ के। बट ही वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसका मतलब ये है कि अंदर के कन्विक्शंस इतने स्ट्रांग और पक्के थे कि ये रंग लाएगी ये मेहनत। और वो कब रंग लाई? 1982 में जब हम चरणदास चोर लेके गए। 52 मुल्कों में से पहला अवार्ड मिला चरणदास चोर को। एंड आई सॉ माय फादर लिटरली वीपिंग, होल्डिंग माय मदर इन हिज आर्म्स एंड वीपिंग। तो कितना उनको वो मिला होगा, कितना इमोशनल हो जाता है आर्टिस्ट। कितनी मैंने मेहनत की, फाके किए, मतलब कई कई दिन खाना भी नहीं मिलता था, सस्ते का ज़माना था, खाना भी नहीं। त्याग और तपस्या, इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। त्याग और तपस्या इज लिंक्ड विथ शोहरत, विथ प्राप्ति। तो अगर त्याग और तपस्या साधना नहीं है तो वो शोहरत नहीं प्राप्त हो सकती। आप पैसे के पीछे भागेंगे तो जैसे लौ खट से जलती है ना, और खट से बुझ भी जाती है, जो धीरे धीरे प्रज्वलित होती है वो बहुत देर तक जलती है। तो वैसे ही है। नगीन, कभी कभी तुमने जिक्र किया है कि तुम इंटीरियर में भी गई हो, गांव में रही हो बिल्कुल बचपन में, और कैसे पूरी टोली ने एक तरीके से तुम्हें पाला है, स्टेज पे भी तुम्हें पाला है। इसके बारे में भी बताओ ना, इंटीरियर के बारे में बताओ। अरे हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो वैल्यू सिस्टम है, कल्चरल वैल्यूज है, हाँ, उसको उन्होंने भी थिएटर को बहुत अफेक्ट किया, बाबा की सोच को, आपकी परवरिश को। ये सब भी शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। भाई गांव वाले जो होते हैं ना, दो पहलू होते हैं गांव वालों में। एक तो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अफेक्शनेट होते हैं, बहुत स्नेह प्यार मोहब्बत। लेकिन गांव वाले चालाक बहुत होते हैं। बिकॉज सर्वाइव करना है ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट्स द लॉ ऑफ नेचर। तो वैसी ग्रामीण क्षेत्र में भी वो लागू होता है। और चूंकि ऑप्रेस्ड क्लास है, मनी लेंडर, बार बार धोखा, हाँ, तो वो सबकॉन्शियस में इतना इनग्रेन्ड है, डीप रूटेड है। दे डोंट इजीली ट्रस्ट अ सिटी मैन। उन्होंने बाबा को ट्रस्ट नहीं किया, बहुत वक्त लगा। और हमारी अम्मा जो थी वो तो शिमले में पली बड़ी थी, और ब्रिटिश डेज में हमारे नाना रेलवेज में थे। तो पार्ट ऑफ द फैमिली वाज वेस्टर्नाइज्ड, वेस्टर्न कल्चर भी होता था घर में, ठेठ बंगाली भी और वेस्टर्न। तो वो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती थी, तो वो छत्तीसगढ़ी कहते थे अंग्रेज बीबी आगे साहब के। एंड हर इंग्लिश वाज वेरी गुड, यू नो, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, मास्टरी ओवर इंग्लिश। तो मुझे बहुत प्यार, जब देखा लालू राम साहू, बहुत अच्छा, यू कुडंट मेक आउट के इसने कुछ ट्रेनिंग नहीं ली शास्त्रीय संगीत में। ऐसी अच्छी सुरीली आवाज़ एक गांव वाले की, और वो इतना खुश होता था। मैं लता मंगेशकर के गाने गाती थी, मोहे पनघट पे छेड़ गए नंदलाल छेड़ गए, वो, और मुगल आजम के विथ ऑल द तान एंड द मुर्की खटका, और ना वो बहू ऐसे ही। और ये तो खुश हो जाता था, कंधे पे लेके ऐसे उछालता था मुझे लालू राम, इतना खुश। कितनी बड़ी थी तू? मैं तो 4-5 बरस की थी। और ही वॉज सो हैप्पी। हाँ, और कहते थे कितनी भोली। अच्छा, चूंकि वो संस्कार भी मिले ग्रामीण उसके, और गांव में भी रही, तो मैं शुरू से गृहस्थ थी, मुझे घर के काम में दिलचस्पी थी। वो आया भी थी घर में, जोनी आया से सर उसका हिलता था, बुढ़ी थी ऐसे सर हिलता था, तो मैं रोटी बनाने लग जाती थी। मुझे बड़ा शौक था खाना पकाने का, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन बहुत शौक था, तो मैं भी बैठ जाती थी। और फिर गांव वाले वो राख से बर्तन मांज रहे हैं, चूल्हे पे खाना पका रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और शुरू से घर के काम में दिलचस्पी थी, अभी भी है। तो एक ट्रेनिंग तो ये मिल गई कि गृहस्थ, हिंदुस्तानी औरत का गृहस्थ रहना बहुत ज़रूरी है।
एक तो ये ट्रेनिंग बचपन में ही मिल गई, अम्मा से भी मिल गई। और गांव में जैसे औरतें नहाती थी ना ऐसे पेटीकोट बांध के, तो हम भी वैसे ही नहाते थे तालाब में। तालाब जा बड़ा मजा आता था, ऐसे पानी ऐसे ऐसे, सो मच वाटर इन फ्रंट यू नो। तो बड़ा बहुत मजा, वहाँ कपड़े भी धोती थी औरतें। तो ये, और छत्तीसगढ़ीज जो है बड़े रिलैक्स रहते, नो टेंशन, यू नो, दे आर वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी इजी गोइंग, डोसाइल सोसाइटी। तो एक बार हबीब साहब से किसी ने पूछा इंटरव्यू ने कि आपने ये मंडली कैसे इतने साल चलाई, तो वो बोले, एक शब्द में जवाब दिया, फ्यूडलिज्म। दैट इज द ओनली थिंग विच अ ग्रामीण विलेजर अंडरस्टैंड्स। उन्होंने डेमोक्रेटिक लोकतंत्र मेथड भी अपनाया, बट दैट डिडंट वर्क प्रैक्टिकली। दे ओनली अंडरस्टैंड सामंतवाद, फ्यूडल, इसलिए कि वो इनग्रेन्ड है ना, जो मैंने पहले कहा कि मनी लेंडर का वो, तो वो संस्कार भी मिले। हफ्ते में एक बार हम कृष्ण की पूजा करते थे, फूल से सजाते थे, पीतल बाल कृष्ण था, उसको नहलाती थी, ये सब, और प्रसाद में शक्कर होती थी, चीनी। तो कभी हमारे फादर ने हमें नहीं रोका कि कृष्ण की पूजा कर रही हो, कभी नहीं। ही वॉज अ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन, लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस वो बहुत था उनके अंदर। एंड माई मदर वॉज फ्रॉम बंगाल, तो वो कल्चर भी मिला, बंगाल का कल्चर बचपन में। और करोल बाग में उनके रिश्तेदार रहते थे, रानू लीना, तो लीना वॉज फैट एंड डार्क एंड रानू वॉज फेयर एंड थिन। और वहाँ सब माछ भात और ये सब। और पहले कोठियाँ होती थी, फ्लैट्स तो अभी हुए, कोठियाँ होती थी, तो वहाँ हम जाते थे। वी यूज्ड टू वॉक डाउन फ्रॉम रैगरपुरा टू अजमल खां रोड के पास, चंदा मार्केट के पास, वहाँ हम पैदल जाते थे, और पैदल इस तरह से बचपन गुजरा। और ये सब था। एक वो बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे याद आ रही है, जो कभी तुमने जिक्र किया है, कि जो ये फोक आर्टिस्ट थे, जब ये घर जाते थे तो कुछ पता नहीं चलता था कि लौटेंगे कब, और अगला प्रोडक्शन अगर कहीं प्रेजेंट करना है, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया हबीब साहब ने? हबीब साहब ना नया थिएटर में सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं थे, एक्टर ही नहीं थे, वो खजांची भी थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो 3-4 महीनों में तो खाता खुलता था सब एक्टरों का, हिसाब का, कैश बुक, तुमने इतना एडवांस लिया, तुमने इतना एडवांस लिया, ये सब। तो वो जब जाते थे तो आँखों में आंसू, हमारे माँ बाप के रुमाल से पोंछते थे, उन लोगों की आँखों में भी आंसू, बिकॉज इट वॉज लाइक अ फैमिली, वर्क एंड लव, एवरीथिंग टुगेदर। तो ऐसा नहीं था, तब तो सिस्टम अलग था। 2-3 साल में एक प्रोडक्शन तैयार होता था, या 1 साल में। देयर वॉज लॉट ऑफ टाइम, नथिंग वॉज रश्ड, वी वर मास्टर्स ऑफ टाइम, हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, चैन इत्मीनान से काम होता था। तो एक ही प्ले का रिहर्सल हो रहा है, ये नहीं कि शो लगे हुए, नहीं, एक ही प्ले का रिहर्सल हो। जो चरणदास चोर पहले फिल्म बनी 74 में, श्याम बेनेगल ने बनाई, चिल्ड्रंस फिल्म, फिर चरणदास चोर 75 में बना। बहादुर कलारीन टुक 2-3 years टू गेट मेड। हिरमा की अमर कहानी को भी 3 साल लगे बनने में। तो इस तरह से वो क्या है, हर प्ले के पीछे एक रिसर्च है, वो पढ़ते थे। जैसे ट्राइबल्स के बारे में हिरमा की अमर कहानी, तो वेरियर एल्विन थे एक अंग्रेज़, उन्होंने गांधी जी से पूछा था, हाउ कैन आई सर्व इंडिया? तो गांधी जी ने जवाब दिया, गो टू द ट्राइबल्स। तो ही मैरिड अ ट्राइबल वुमन एंड ही रोट बुक्स एंड बुक्स, वॉल्यूम्स, इतनी मोटी मोटी, द ट्राइबल्स ऑफ आंध्रा, द ट्राइबल्स ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर, एंड देन ही वेंट टू द नॉर्थ ईस्ट, और वहाँ भी उन्होंने लिखा। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और R.V. रसल
एंड पी हीरालाल, वो एक्सलेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनकी भी मोटी मोटी किताबें। तो ये इस ड्रामे के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने ढेर सारे वॉल्यूम के वॉल्यूम इतनी किताबें पढ़ी। प्रवीर चंद भानुदेव के बारे में ये प्ले है, जो उड़ीसा का राजा हुआ करता था। तो प्रवीर चंद भानुदेव प्रोटैगनिस्ट था, उसी का नाम हिरमा रखा। तो पूरा उसके पीछे लोगों से भी बात की जो थे उस समय उसमें। फिर वो प्रवीर चंद भानुदेव को कुछ एक कॉन्स्पिरेसी से, षड्यंत्र से उनको मारा गया। तो वो भी दिखाया है प्ले में, बट द नेम्स हैव ऑल चेंज्ड। तो ये इसके पीछे बहादुर कलारी इंसेस्ट के बारे में था। तो वो लोगों से, इनसे बुलवाते थे एक्टरों से कि भाई बताइए आपके ख़ानदान में या कहीं गांव में इंसेस्ट का कोई, तो कोई बोलता नहीं था। फिर धीरे धीरे स्टोरी स्टार्टेड कमिंग आउट, चाचा, भांजी, मामा, इस तरह से बहुत सारे इंसेस्ट के वो। तो वो सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे थिएटर, और यहाँ पे चर्न होती थी सारी नॉलेज, व्हाट ही हैड हर्ड, रेड एंड ऑब्जर्व्ड, वो चर्न होता था पूरा मंथन, और मंथन होके फिर वो स्क्रिप्ट लिखते थे। ही वर्कड ऑन द टेक्स्ट टिल द लास्ट मिनट, एंड कास्टिंग भी लास्ट तक होती थी। अच्छा, इधर से थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा है कि आपकी एजुकेशन कैसे हैंडल हुई जब आप स्टेज पे हैं सारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो ऐसा है कि हमारी अम्मा ने, उनके अंदर बहुत त्याग था, तो वो शोज़ में नहीं जाती थी, टूर में। उन्होंने कहा बच्ची के एग्ज़ाम्स है, होमवर्क कौन कराएगा, वो करा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, वो नहीं जाती थी। स्कूल जाती थी आप? मैं स्कूल जाती थी। फिर एक ट्यूटर भी लगाया गया मैथमेटिक्स का, इसलिए कि मैं मैथ्स में बहुत वीक थी। और मतलब वो, और आई डोंट नो हाउ माय मदर बैलेंस्ड घर का काम, थिएटर, और बच्ची की परवरिश और होमवर्क, पढ़ाई, वो उन्हीं में कमाल था। शी वॉज अ वेरी लेवल हेडेड पर्सन। वो उन्होंने कैसे किया वो वही जाने। पूरा बैक स्टेज वो हैंडल करेंगी, बैक स्टेज वो हैंडल करती थी। एवरीथिंग। हाँ हाँ हाँ। और कभी कभी टकराव भी हो जाता था हबीब साहब? अरे हमेशा टकराव होता था, बहुत, हर चीज़ में वो उनकी राय लेते थे कि भाई ये कॉस्ट्यूम ठीक है, ये प्रॉपर्टी सेट, ये सब। तो डिसएग्रीमेंट होता था, झगड़े भी होते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, हाँ, हमारे जो पिताजी थे ना, बहुत चतुर चालाक आदमी थे। उनको जब कुछ लेना होता था ना, हमारी अम्मा से तो ले लेते थे, जब नहीं लेना होता था ना कोई राय या मशवरा, तो कुछ नहीं बोलते थे, खामोश हो जाते थे, और चुपके से ना फिर वो, उनको जो करना चाहिए, वो चाहते थे कि वो ये करें, वो करते थे, उनसे कुछ नहीं कहते थे। तो फिर, लेकिन हमारी माँ बहुत सेंसिबल थी, उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया आफ्टर मैरिंग माय फादर। उनको लगा इनको मुझसे ज़्यादा इल्म है थिएटर के, हालांकि शी वॉज ऑल्सो फुल्ली ट्रेंड इन थिएटर फ्रॉम अमेरिका, डेनवर कोलोराडो यूनिवर्सिटी, बट शी टुक अ बैक सीट विच वॉज वेरी सेंसिबल। वरना ईगो क्लैश बहुत होता है। अगर एक ही लाइन में दो आर्टिस्ट हों और वो कपल हो तो बहुत ईगो क्लैश होता है। तो ये पता नहीं वो सेंस कहाँ से आया हमारी अम्मा के यहाँ। तो वो, ही वॉज द प्रोड्यूसर, ही वॉज द डायरेक्टर, सारे वो छपवाती थी, कार्ड्स, पासेस, बैनर्स। एक थे हमारे पास, वो बंगाल के थे, ब्रिजेंद्र नाथ ठाकुर नाम था उनका, ब्रिजेंद्र नाथ ठाकुर, गुरुजी बुलाते थे सब। ही वॉज अ बुक कीपर, ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज अ म्यूजिशियन। वो बैनर अजमल खां रोड में कपड़े के कैनवस खरीदा जाता था और ऑयल पेंट से पेंट करते थे। चरण दास चौक, डायरेक्टेड बाय हबीब तनवीर। टिकट का रेट ये 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये ये। और पर्चियाँ होती थी, जैसे सिनेमा के टिकट्स नहीं होते थे, सफ़ेद, पीली, हरी पर्चियाँ, गुलाबी।
और घर घर जाके मैं बेचती थी टिकट, बड़ा मजा अरे आता वाह। था। हाँ। अच्छा नगीन, फॉर्मली जब स्टेज पे आपने एंटर किया तो वो आगरा बाजार में भालू बन के किया था, बंदर, बंदर बन के किया था? ओके। बंदर बनी थी, और यहाँ पे लिपस्टिक, यहाँ लिपस्टिक, यहाँ लिपस्टिक, यहाँ लिपस्टिक, और ब्राउन तौलिए का बना दिया था कॉस्ट्यूम, और उसमें लाल वो सूती का वो छींट वाला कपड़ा फ्रिल लगा दिया था, और लालू राम वॉज द मदारी। और भाई हम तो स्टेज पे आ गए, हमको बड़ा मजा आता था, हम हंस रहे हैं, पूरे स्टेज में घूम रही हूँ, खी 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 खी। लालू राम पीछे पीछे, बंदर आगे आगे। और वो फिर जब विंग्स में आती थी तो अम्मा कहती थी बेबी, बेबी बुलाती थी मुझे जब बहुत छोटी थी, बेबी बंदर हंसते नहीं। एक तो वो था, दैट वाज द फर्स्ट रोल। ओके। और एक किया था ऑन बांग्लादेश वॉर 1971 में। तो मैं तब 6 साल की थी। ये क्या, इसका नाम क्या तो था, याद है? कुश्तिया का चपरासी था, आई थिंक। हाँ, अच्छा। कुश्तिया का चपरासी। तो उसमें ज्ञान शर्मा जो ऑल इंडिया रेडियो में चेलो बजाते थे, लिटिल बैले ट्रूप में हुआ करते थे, ही वॉज अ प्रोफेशनल चेलो प्लेयर इन ऑल इंडिया रेडियो। तो नया थिएटर में भी थे कुछ समय के लिए, और उनके साथ बिल्कुल फैमिली फ्रेंडशिप, हट्टा कट्टा पंजाबी, 5 बच्चे वाला। और वो लिटिल बैले ट्रूप, माय मदर हैड सीन हिम व्हेन ही वाज यंग ना, लिटिल बैले ट्रूप में वो थी वे बैक इन द 50s, तो बिफोर नया थिएटर स्टार्टेड ये सब। तो ज्ञान शर्मा कहता था, मोनिका मेरी एंट्री हुई, एग्जिट नहीं हुई, और रिहर्सल हो तो जम के रिहर्सल हो रहा है। तो फिर मोनिका मुझे भूख लग, अब पंजाबी उसको दाल रोटी चाहिए, अब माश की दाल और रोटी। तो हबीब साहब ने एक टुकड़ा चॉकलेट का दिया और कहा, तुम्हें मालूम है ज्ञान, यूरोप में चॉकलेट खाते हैं एनर्जी के लिए ड्यूरिंग रिहर्सल्स। फिर चॉकलेट का टुकड़ा दिखाया मेरी अम्मा को, मोनिका ये दिया हबीब ने, इससे क्या हो, उठ के मुंह में जीरा। तो उसमें ज्ञान शर्मा उस पुस्तक का चपरासी में एक बंदूक दिखाता है, एक केला रहता है मेरे हाथ में, गरीब लड़की का रोल था, केला भी छीन लेता है मेरे हाथ से। और एक पुरानी साड़ी थी बंगाली लाल, उसमें बॉर्डर था, बिग क्लोजअप ऑफ नगीन तनवीर, 6 ईयर ओल्ड नगीन तनवीर, पेट्रियट न्यूज़पेपर जो अब नहीं होता है, पेट्रियट में बिग क्लोजअप। तो दैट वाज द फर्स्ट वो था एक्सपीरियंस। उनके दोस्त भी थे, वेणुगोपाल राव पेट्रियट में, और विश्वनाथ पुराने जर्नलिस्ट वो भी थे, लिंक मैगज़ीन और पेट्रियट, ऑल साउथ इंडियंस। तो ये था। अरे नगीन, वो जिस लाहौर में वे क्या, उसमें एक तुमने हीर गाई है ना, थोड़ा सा नमूना पेश कर दो ना प्लीज। बहुत ही खूबसूरत गाई थी। हाँ। आज अखां वारिस शाहनू कि तो कबरा विचो बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का कोल, एक रोई सिती पंजाब दी ही, तू लिख लिख मारे वैन, आज लखां तियां रोंदियां हाँ, तैनू वारिस शाहनू कैन, उठ दर्द मंदा दिया दर्दियाँ, उठ तक अपना पंजाब, आज वेले लाशां विछियां हाँ, ते लहू दी परी चनाब,
ते लहू दीपरी चेनाब। नगीन, इस हीर ने तो जब मैंने देखा था इसको स्टेज पे, पूरा हॉल ही एकदम निशब्द हो गया था, खामोशी ही खामोशी थी। तुमने कहा कि तुम बचपन से ही गाती थी और सुर में गाती थी, लेकिन ये जो विधिवत तालीम हुई, ये कब शुरू हुई, किनके पास हुई, कैसे हुई? दोनों की बात कर रही हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल की भी बात कर रही हूँ, और जो आपने छत्तीसगढ़ का फोक उठाया, तो इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसेस थे, असरात, प्रभाव। तो एक तो हमारे जो पड़ोसी थे, ललिता थी जो कर्नाटक की थी, नीचे वाले घर में वो रहती थी, करोल बाग के ज़माने में, जब मैं बहुत छोटी थी, 4-5-6 बरस की। तो विष्णु सहस्त्र नाम, MS सुब्बलक्ष्मी की आवाज़ में, दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच एंटर्ड माय ईयर। वो कर्नाटक म्यूजिक। सामने एक मिस्टर दत्ता रहते थे बंगाल के, वो सितारिस्ट थे, तो उनका सितार कान में पड़ा। अर्ली म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस की बात कर रही हूँ वो। फिर जब माँ बाप ने देखा कि इसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे रविंद्र रंगशाला, रिच पे रविंद्र रंगशाला है, वहाँ स्वान लेक बैले रशिया से, मॉस्को से हर साल आता था गर्मियों में। तो स्वान लेक बैले देखा, तो वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा वो पड़ा कान में। फिर थोड़ी बड़ी हुई, जब हमारे फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, तब 8 साल की थी। तो हाँ, उससे पहले छत्तीसगढ़ी फोक म्यूजिक तो पढ़ ही रहा था। 8 साल की हुई तब तालीम लेनी शुरू की शर्वरी मुखर्जी से। शर्वरी मुखर्जी दीपाली नाग चौधरी की शिष्या थी, और वो फिर बाद में उनको नौकरी मिल गई थी संगीत नाटक एकेडमी में। उनसे मैंने सीखना शुरू किया। वो स्कूल टीचर थी पूसा रोड स्प्रिंगडेल स्कूल में। तो ऐसा लगता था जैसे अजंता एलोरा से कुछ तराशी हुई स्कल्पचर चली आ रही है। ब्यूटीफुल लुकिंग, मतलब इतनी बड़ी बड़ी आंखें, भवें, नाक नक्शा, और जुल्फ निकालती थी मोटी, यहाँ ऐसे रिंगलेट्स, लंबे बाल थे। शी वॉज ब्यूटीफुल लुकिंग, क्लासिकल फेस, बिल्कुल क्लासिकल चेहरा। वो तो ये तो ऊपर वाले ने दिया, आई फॉर ब्यूटी। तुम मेरी नज़र जाते थे, मैं ऐसे देखती थी, यू नो, अ स्मॉल चाइल्ड आई, वाइड आइड इनोसेंस, ऐसे। तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया सारे गामा। तो वो सिखाती थी, आबार, आबार बंगाली में कहते फिर से को, दोबारा आबार आबार। जब तक 50 बार नहीं रिपीट कर लो, वो आगे ही नहीं बढ़ती थी। चाहे वो सरगम हो, अलंकार हो, उनसे तालीम मैंने सीखी। और घर में अपने छत्तीसगढ़ी फोक आर्टिस्ट, फोक धुने वो कान में पड़ रहे थे। फिर जब माँ बाप ने देखा कि इसको बहुत दिलचस्पी है संगीत में, तो मुझे रिसाइटल्स लेके जाते थे, क्लासिकल डांस रिसाइटल्स और म्यूजिकल रिसाइटल्स। मैंने कुमार गंधर्व को सुना है जब वो जवान थे, मैंने भीमसेन जोशी जी को सुना है, मैंने बेगम अख्तर को सुना है। आई हैव बीन ए वेरी लकी चाइल्ड। तो पूरा एक्सपोजर टू द आर्ट्स, नॉट ओनली म्यूजिक बट थिएटर एंड पेंटिंग एज वेल। तो क्लासिकल, फोक एंड ट्राइबल, ऑल 3, वेस्टर्न एंड इंडियन, पूरा एक्सपोजर मिला। तो उसमें ये देखा। और कहीं वायलिन रिसाइटल है कर्नाटक, वहाँ लेके जाते थे। कहीं विचित्र वीणा रिसाइटल हो रहा है तो वहाँ लेके जाते थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। दोनों का म्यूजिकल ईयर था, अम्मा बाबा दोनों का। बट माई मदर हैड अ फाइनल ईयर फॉर म्यूजिक। उनको तो श्रुति अगर कम लग रही है, उनकी कान को पता चलता था। तो और जब मैं बहुत छोटी थी, अम्मा बताती हैं
कि मैं 6 महीने की रही होंगी। लाउड साउंड, जैसे ट्रक की आवाज़ आ रही या वो स्टीम इंजन, रेलवे इंजन की सीटी बजती थी ना, बिल्कुल शार्प श्रिल साउंड, तो ऐसे हो जाती थी मैं, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अभी भी आई हैव प्रॉब्लम विद शार्प साउंड्स अभी तक, तो वो सेंसिटिविटी अभी तक है बनी हुई। एक हद तक ओवरकम किया है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी बची है। तो एक तो ये, फिर डांसर्स, एक मयूरभंज छाऊ चल रहा था, और ऐसा मुझे बताया जाता, मुझे तो याद नहीं है, मैं 3 या 4 बरस की थी, रविंद्र भवन लॉन्स में, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, वहाँ मैं माँ बाप की गोद से उठ के वहीं स्टेज पे चली गई, नो स्टेज फ्राइट, जैसे मयूरभंज कर रहे हैं मूवमेंट हूबहू वैसे ही। उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद सब डांसर्स, यामिनी कृष्णमूर्ति, शांता राव, उमा शर्मा, इंद्रानी रहमान, सबने घेर लिया, हबीब we want to teach your daughter dancing, she is so talented. Both my parents were very embarrassed. वो किसी तरह मुझे लेके गए, लेकिन मैं हमेशा से गायिका ही बनना चाहती थी। मुझसे कोई पूछता था कि बड़ी होगी तो क्या बनोगी, तो मैं कहती थी सिंगर बनना चाहती हूँ। सुलोचना जी के पास कब आई? सुलोचना जी के पास मैं आई शर्वरी मुखर्जी के बाद। मैंने दीपाली दी से सीखा, फिर बीए किया म्यूजिक में बड़ौदा में। उसके बाद आई वॉज इन सर्च ऑफ अ गुरु। तो ज्ञान शर्मा ने कहा तुम तो सुलोचना बृहस्पति जी से सीखो, तो ज्ञान शर्मा ने वो नाम दिया, और फिर उनसे मैंने सीखना शुरू किया 88 में। 88 to 96 when we shifted to भोपाल, तब तक सीखा 8 साल। तो उस समय तक रेगुलरली थिएटर में आपने गाना भी शुरू कर दिया था, है ना? जो पुराने थिएटर पीपल थे जिनके साथ आपने गाया है, उनमें से कुछ नाम बता दीजिए। माला का तो मुझे याद है अच्छे से। और माला, भुलवाराम, हाँ, गोविंद राम, लालू राम, मदन लाल, एकदम सुरीली आवाज़, ठाकुर राम, बहुत सुरीली आवाज़, उनका म्यूज़िकल सेंस बहुत अच्छा था। और वो बहुत कल्चरली रिच बेल्ट है छत्तीसगढ़, म्यूज़िकली बहुत रिच बेल्ट है, इसलिए कि वो ऐसा प्लेस्ड है जोग्राफिकली। ईस्ट में उड़ीसा है, साउथ में आंध्रा है, और वेस्ट में महाराष्ट्र है, तो तीनों कल्चर का अमेलगमेशन, मिश्रण है उसमें छत्तीसगढ़ी कल्चर में। एंड म्यूजिकली इट इज़ द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट आई वुड से, लीविंग राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में तो मंगनियाज और लांगाज है जो रावण हत्था बजाते, क्लासिकल। वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूजिकल एरियाज, कल्चरल बेल्ट्स इस छत्तीसगढ़, वॉज छत्तीसगढ़, आई विल से वॉज, अब नहीं, इसलिए कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों ने और मोबाइल ने बहुत तबाही की है, और अलगाव हुआ मध्य प्रदेश के साथ, अब तो बहुत ही कल्चरल तबाही तो बहुत हो गई छत्तीसगढ़ में। तो जब आप स्टेज पे गा रही थी, साथ ही साथ कभी कभी अभिनय भी कर रही थी, दोनों चीज़ें भी की हैं एक साथ में आपने। जो आपने म्यूज़िक जो आपने गाया है वहाँ पे, उनमें से कोई ऐसा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, जो आपने गाया है, चाहे अकेले या कोरस में? ये एक मैं बात कहना चाहूँगी सुलोचना जी के बारे में। वो पहली शख्स थी जिन्होंने कहा तुम क्लासिकल गाओ, छत्तीसगढ़ी फोक गाने मत छोड़ना। बिल्कुल सही कहा। हाँ, उन्होंने, वो पहली थी गुरु जिन्होंने कहा कि ये मत छोड़ना, ये रखना अपने खजाने में। तो एक गाना लालू राम गाया करते थे, मुझे सिर्फ स्थाई याद है, अंतरई याद नहीं है। बाला जोगी बाला जोगी आयो, बाला जोगी
बाला जोगी आयो, माई तोरे द्वार रे, एक बाला जोगी आयो, एक बाला जोगी आयो। और ये लालू राम गाता था, इतनी सुरीली आवाज़, इतना दर्द उस आवाज़ में, इतना सोज आवाज़ में। और तो ये था, बहुत अच्छा गाता था लालू राम। और मतलब संगीत में ये कैफियत है कि गाने की कामयाबी तब है जब सुनने वालों के आंखों से आंसू टपक जाए। तो लालू राम की आवाज़ सुन के ना आंसू आ जाते थे। बहुत अच्छी आवाज़ थी, इट वॉज श्योर गॉड गिफ्ट, टैलेंट, हुनर था। और छत्तीसगढ़ियों के साथ वो हबीब साहब ने कंटेम्प्रेरी थिएटर किया, और हर पल संघर्ष, हर पल संघर्ष। और मैं एक्टिंग भी करती थी, एक्टिंग ग्रुप में रहती थी। जहाँ मुझे डायलॉग बोलने का होता था ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था डायलॉग याद करने में। और कुछ एक्ट्रेसें ड्रॉप आउट हो गई, कुछ बीमार हो गई, कुछ मर गई, तो फिर मुझे लीड रोल्स करने पड़े। मजबूरन कहूँगी मैं नहीं करना चाह रही थी, लेकिन करने पड़े। तो ये था, फिर वो साथ ही साथ चल रहा था गाना भी, वरना मैं छोटे बिट रोल्स करती थी, क्राउड्स में रहती थी और गाने में रहती थी। फिर लीड रोल्स करने लगी, फिर गाने में भी और लीड रोल्स भी। इस तरह से फिर वो चेंज हुआ, लेट 80s से चेंज हुआ वो। ये आगरा बाजार में एक होरी है, हाँ, है ना? और ब्रज की होरी तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन ये अवध की होरी है। इसको भी थोड़ा सा अगर गुनगुना देंगी। अवध में उड़े रे गुलाल, अवध में उड़े रे गुलाल, राम घर आए हैं। अवध में उड़े रे गुलाल, राम घर आए हैं। राम घर आए हैं, राम घर आए हैं, राम घर आए हैं, राम घर आए हैं। अवध में उड़े रे गुलाल, राम घर आए हैं। हाँ, और इसी में जो सुआ गाया गया है, तरी नारी नहना, मैं भूल गई हूँ, कई सारे सुआ है ना दिमाग में। और आगरा बाजार में कौन सा यूज़ हुआ होली गीत में अभी याद नहीं आ रहा मुझे। कोई भी गा दो। कोई भी गा दूँ? अच्छा, एक फूलू जानकी बाई गाया करती थी, भंवर कली वाले सुआ हो, तरी नारी नहा नारी ना। भंवर कली वाले सुआ हो, तरी नारी नहा नारी ना। तरी नारी नहना मोर नहा नारी नाना, भंवर कली वाले सुआ हो, तरी नारी नहा नारी ना। भंवर कली वाले सुआ हो, तरी नारी नहा नारी ना। ये बहुत पुराना सुआ है, आजकल कोई नहीं गाता। जो आपने बाबा के सामने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था IIC में, झूला माटी का आपने गाया था कॉन्सर्ट में। तो एक दो लाइन उसकी हो जाए, पूरा नहीं तो। अच्छा। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे। चोला माटी के है हो, हाय चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा, चोला माटी के है रे।
तो अब थोड़ा सा मुझे आपकी भूरी याद आ रही है। बता दीजिए ना, कैसे आप सजाती थी, कैसे कैसे अपने साथ ही टेबल पे बिठा लेती थी खाने के लिए, सब बता भूरी दीजिए। एक पालतू जानवर था मेरे पास, डॉगी थी, मादा थी। तो वो उसने मुझे अडॉप्ट किया, ना कि मैंने उसे। वो मेरे पास आई और बहुत ही ज़हीन थी और बहुत मेरे साथ 8 साल रही वो, 8 या 9 साल रही, 7-8 साल रही। तो वो गुज़र गई 2022 में। और वेरी मूडी डॉग, डांट दिया है मम्मी ने, बस मूड ऑफ, चली गई बाहर। अब मैं पुकार रही हूँ, आने का नाम ही नहीं, सुनना ही नहीं है मुझे, मुंह उस तरफ वो फेर लिया। तो अब इससे क्या हुआ कि अनकंडीशनल लव जब मिलता है ना, डॉग से मिलता है। अब क्या हुआ कि अजीब चीज़ हो गई मेरे साथ। इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। मैं कोई भी स्ट्रे डॉग देखती हूँ ना तो मैं से बातें करने लग जाती हूँ। ये हुआ। तो वो बहुत कुछ सिखा के गई कि अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, बहुत कुछ सिखा के गई। नगीन, भोपाल जाने के बाद आपने गुंदेचा बंधु के पास सीखा और कोलकाता में पूर्णिमा जी के पास ठुमरी भी सीखी है। इस अनुभव के बारे में भी कुछ व्याख्या कर लीजिए। 96 में जुलाई एंड में हम लोग शिफ्ट हुए थे भोपाल। तो 97 या 98 में गुंदेचा बंधुओं के घर में एक कॉन्सर्ट रखा गया मेरा। तो मैंने राग यमन गाया 1.5 घंटा। ओके। हाँ, और उसमें उन्होंने परख लिया कि इसे अब किस चीज़ की ज़रूरत है, आवाज़ को। तो उन्होंने फिर विधिवत तालीम देनी शुरू की ध्रुपद की। तो उन्होंने पहला सबक जो बताया वो कि यहाँ कंसंट्रेट करो, ये आज्ञा चक्र जो कहलाता है। तो मोमबत्ती की लौ पे कंसंट्रेट करो यहाँ। आदत तो थी नहीं, तो मेरा सर दुखने लगा। कई हफ्ते, महीनों इसी का अभ्यास किया, कंसंट्रेशन, और इस पे कंसंट्रेट करो। और फिर कहा धीरे धीरे जो भी मेरी आवाज़ में ऐप थे वो निकालने लगे। तो ध्रुपद गायन से ये हुआ, सुर कैसे लगाते, सुर मतलब बिल्कुल शुद्धि शुद्धम, वो उनसे सीखा कि भाई द साउंड कम्स फ्रॉम द गट, फ्रॉम द डायफ्राम, नॉट फ्रॉम हियर, यहाँ। तो रेजोनेंस पैदा हुआ आवाज़ में जो पहले नहीं था। बिकॉज ऑफ ध्रुपद गायन ये रेजोनेंस पैदा हुआ। और फिर 6 साल उनसे तालीम ली मैंने, 6 साल सीखा। एंड ध्रुपद तालीम इज़ वेरी विगरस, बहुत मुश्किल है। उसमें बहुत लंग पावर चाहिए। फिर मेरी एक दोस्त आकाशवाणी में काम करती थी, ख्याल गाती है, अब वो बॉम्बे में है। उसने कहा, शाश्वती मंडल नाम है, वेरी फाइन सिंगर, शी इज़ नाउ एट द टॉप। तो उसने कहा नगीन तुम ध्रुपद तालीम मत लो, तुम हमेशा से बचपन से फोक गाती रही हो, तुम्हारी आवाज़ में वो रस्टिक क्वालिटी है, तुम ठुमरी सीखो। उसने मुझे सलाह मशवरा दिया और उसने मुझे पूर्णिमा चौधरी का नंबर दिया, पता दिया, इनसे सीखो, ये महादेव मिश्रा की शिष्या हैं, बनारस में 30 साल रह चुकी हैं, इनसे सीखो। ठुमरी इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर योर वॉइस। तो फिर मैं वहाँ गई 2011 में, 2 साल उनसे सीखा। वो दमे की मरीज़ थी। फिर 2013 में उनका निधन हो गया अचानक। फिर उनकी सीनियर शिष्या मधुमिता चट्टोपाध्याय से मैंने सीखना शुरू किया। ओके। तो वो तालीम चलती रही 2000
2023 तक, 2023 तक। और हमने डुएट भी पेश किया ठुमरी का, मधुमिता और मैंने। तो उसी साल 2023 को ही हमने, 2022 या 23, तो फिर उन्होंने कहा कि बड़ी ठुमरियाँ मत गाना जो जट और मत ताल में है, छोटी ठुमरी गाओ, दादरा और चैती, झूला। फिर मेरे मन में विचार चलने लगा, मुझे बड़ी ठुमरी नहीं, क्यों रोका गया मुझे बड़ी, इसलिए कि मेरा ताल कच्चा है। लेकिन मेरे लिए ये चुनौती थी। तो मैंने फिर बाद में, मतलब अभी चंद महीने पहले मैंने ठाना, क्यों ना मैं बड़ी ठुमरियाँ भी गाऊँ, मत और जब ताल में जो निबद्ध हैं वो भी गाऊँ। और तो इस तरह से मुझे लोकगीत, ख्याल गायकी, ध्रुपद और ठुमरी, और उनका स्टाइल बिल्कुल अलग था पूर्णिमा चौधरी का। वो लग्गी बिल्कुल अलग होती थी उनकी। लग्गी मतलब एकदम वैसी लग्गी नहीं जैसे अमूमन बजती है ठुमरी में, बिल्कुल 3 ताल मध्य लय वाली लग्गी जिसमें ठहराव रहता है। तो उस तरह से वो, और टेर किसे कहते हैं, पुकार, आवाज़ को फेंकना, सा का स्तंभ बनाना, आवाज़ को फेंकना, कहाँ आवाज़ को नाजुक होना चाहिए, कहाँ थ्रो होना चाहिए, कहाँ हल्की। तो वॉइस मॉड्यूलेशन मैंने उनसे सीखा। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गायकों के लिए, जो मुझे किसी ने नहीं सिखाया, कि कहाँ आवाज़ को सॉफ्ट होना है, कहाँ फोर्सफुल होना है। मतलब पूरे सांस का काम है ना, कहाँ आपको ब्रेथ को कंट्रोल करना है, कहाँ यू हैव टू थ्रो योर वॉइस। तो ये ठुमरी गायन से, और ठुमरी तो मतलब लोकगीत ही तो हैं यूपी के, जिनको क्रिस्टलाइज करके रिफाइंड वो पोशाक है ठुमरी। अच्छा, एक आखिरी चीज़, क्योंकि वक्त की थोड़ी पाबंदी है, तो इस बार मैं पूछ लेती हूँ, और बाकी अभी बहुत कुछ रहता है जो आइंदा कभी मौका मिलेगा तो हम करेंगे। पंडित शंभुनाथ जी, योग है ना, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे थे, उस विषय में भी कुछ बताइए। हुआ ऐसा कि बड़ौदा में मैं बीए करने गई थी म्यूज़िक में, म्यूज़िक कॉलेज। तो वहाँ 1985 में हिंदू और मुसलमान फसाद शुरू हो गए थे, दंगे। तो हमारा जो समर वेकेशन 1.5 महीने का होता था, वो 3-4 महीने तक एक्सटेंड हो गया। तो फिर अम्मा ने कहा कि वो तो फैमिली फ्रेंड जैसे थे, पंडित शंभू, नाम तो थुलाल बुलाते थे हमारे अम्मा बाबा उनको, इसलिए कि वो तो फर्स्ट क्लास कॉमेडी एक्टर थे। फिर सन 77 में सब छोड़ छाड़ के वो योगा इंस्ट्रक्टर हो गए। तो कहा कि इसको योगा सिखाओ, इसको सिखाओ, ये बहुत ऐसी है बिखरी हुई। तो फिर सिखाए बहुत प्यार से, बहुत 85 की बात है। तो भारतीय विद्या भवन दिल्ली में मैंने 1 महीने का ये योगा कोर्स किया उनके अंडर, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फिर वो आते थे, इतना प्यार करते थे। फिर वो कहते थे, नगीन, ये जो काले बादल है ना तुम्हारे जहन में, ये छड़ जाएंगे, उसको दे दो, मत रखो अपने पास। तो समझ में नहीं आती थी बात, उसको दे दो क्या मतलब, अब समझ में आती। तो वो ये सब हट जाएंगे। एंड देयर वाज सो मच लव इन हिम, यू नो, अफेक्शन, इतनी अंडरस्टैंडिंग, एक सेंसिटिविटी। और क्योंकि कॉमेडी एक्टर थे तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, बहुत हंसते थे, हंसाते थे, जोक्स सुनाते थे, लतीफ़े, बहुत मज़ा आता था। ऐसे इन्हीं दिनों की बात है कि तुमसे कहा मुझसे मिलने के लिए, और मुझसे कहा तुमसे मिलने के लिए,
और हम फिर भी कितने साल नहीं मिल पाए, उनके जाने के बाद ही हम मिले। And तब से तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी अपनी जर्नी बहुत डीप रही है योग की भी। And, फिलहाल तो इतना ही करना पड़ेगा। अगली बार जब आप आएंगी तो कोशिश करते हैं दोबारा से बैठें, कुछ आपकी गायकी और रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि इतनी अनोखी है, इतनी अलग है सबसे। तो मिलते हैं फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। सैया गारी देवे पड़ोसी का मलेवे करा कुल फूल केरा बारी में डेरा दे बो चले के बेरा हो आए व्यापारी गाड़ी में चढ़ी के तोला आरती उतारो थारी में धरी के गा करा कुल फूल सास गारी देवे ननद मुँह लेवे देवर बाबू मोर सैया गारी देवे पड़ोसी का मलेवे करा कुल फूल केरा बारी में डेरा देवो चले के बेरा हो दूर देश से रहने वाला आया देन द ऑर्केस्ट्रा प्लेज आया उसमें बांसुरी क्लैरनेट आया देश पर आए दूर देश का रहने वाला आया। तो ये पुराना कानन बाला के जमाने के गाने, तो मैं सोच रही हूँ ये भी गाना शुरू कर दूँ स्टेज क्यों पर, नहीं, है ना? हाँ बिल्कुल। कल ही आइडिया आया मुझे, शाम को हो गया, बस गा दिया, 4 गा दिया मैंने, 4 गा दिया। मैं गिन रही हूँ, 3.5 गाया ना, 3.5 गाया नहीं, हाँ बस हो गया। नाउ आई एम टायर्ड, बस करिए, बस करिए।